पेपर होता है CSAT 1 में और GS के पेपर्स में यूपीएससी लगातार ये क्वेश्चंस डाल रही है, ऐसे इसमें भी क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं आपको। तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो एक पूरा अब तो बिल्कुल एम्फोसिस दिया जाता है एग्रीकल्चर का। देखो, दो पार्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। लेट मी डिस्क्राइब दैट यू। एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो अभी इस साल की तैयारी कर रहे हो आप। एग्रीकल्चर में आपको देखना पड़ेगा, एक होते हैं स्टैटिक टॉपिक्स या थ्योरी टॉपिक्स, स्टैटिक थ्योरी या थ्योरी टॉपिक्स। अब इसमें क्या आता है भैया, इसको कैसे पढ़ना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। स्टैटिक और थ्योरी टॉपिक्स में आपने पढ़ना है, जैसे कि अब लिख लो, ये जो मैं करवा रहा होता हूँ, ये बच्चे नहीं हो, आपको बताना पड़े आपको भैया लिखा हो या ना लिखो, है ना, ये जरूरी है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख लिया करो साथ साथ में। स्टैटिक टॉपिक्स में आपके आते हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप्स। क्रॉप्स कौन सी हैं हमारे पास? फूड क्रॉप्स है, नॉन फूड क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, नॉन फूड क्रॉप्स हैं। फूड क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जिसको आप कमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हो या प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी बोलते हो, ये सारी चीजें एक है। अब आपको ध्यान से देखना है कि जो फूड क्रॉप्स है, लाइक इसमें भी आते हैं कोर सीरियल और फाइन सीरियल और पल्सेस, जिसको आप बोलते हो, है ना। तो ये चीजें आती हैं, ये डिवीजन अपने आप कर लेना, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। यहाँ पे है फूड क्रॉप्स में आएंगी फर्दर आपकी कोर्स सीरियल, जिसको आप वीट, बाजरा, मकई के नाम से जानते हो। कोर्स सीरियल्स हैं, मोटे दाने होते हैं इनके, ठीक है ना। जो फाइन ग्रेन्ड होते हैं, पल्सेस होती हैं, ठीक है ना, वो सारी इधर आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है, लेकिन मेनली ये दो डिवीजन में करते हैं, ठीक है। नॉन फूड क्रॉप्स में कौन से हैं? लाइक रबर टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन जो भी है ना, कॉटन प्लांटेशन, ठीक है ना, ये वाली चीजें जो खाने में नहीं यूज करते हो आप, वो यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। अब जब इतनी क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि ये क्रॉप्स हैं, ये कैसी क्रॉप्स हैं, ये भी पढ़ना है कि ये कौन से टेम्परेचर पे यूजली ग्रो करती हैं, कौन से सीजन में ग्रो करती हैं, कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं। कंडीशन जब मैं बोल रहा हूँ तो कंडीशन का मतलब कितनी वाटर, या आप बोलो कि कितना इसको वाटर चाहिए होता है, रेन वाटर, ठीक है ना, कितने एम ऑफ रेन वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, क्योंकि 60% ऑफ अवर एग्रीकल्चर इज स्टिल रेन फेड। ओके, तो रेन फेड एग्रीकल्चर है, तो इंडिया में ये बहुत जरूरी माना जाता है कि जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जहाँ पे क्या कहते हैं अपना रेन है, जो प्रेसिपिटेशन है, अगर वो 200 से ज़्यादा है तो वहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स होंगी। अगर उनका 150 to 200 ऑफ बारिश होती है पूरे साल में, या जैसे अभी होता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स उगेंगी। 100 to 150 में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगेंगी, और 50 to 100 में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगेंगी, ठीक है ना, लग रहे हो। तो ये समझ आना चाहिए आपको कौन कौन सी क्रॉप्स किस किस कि कौन कौन से प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में आती हैं। ओके, इसको प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी बोलते हैं, और किस तरह के क्लाइमेट में आती हैं, क्लाइमेट भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि दिस टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन इन ए ड्राई, ठीक है ना, ड्राई, इट इज स्पेशली ग्रोन इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एरियाज, ठीक है ना, जहाँ पे रेन जो है वो बहुत कम पड़ता है, जहाँ पे ये क्लाइमेट, मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये कोई बताएगा नहीं, है ना। हाँ, वेरी गुड, सनलाइट आल्सो, वेरी गुड सरा। तो सनलाइट कितनी पड़ती है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर साल के 8 महीने इस जगह पे गर्मी रहती है, तो आप समझ सकते हो प्रेसिपिटेशन कम होएगी, है ना। अबंडेंट सनशाइन है तो ज़्यादा सनशाइन वाली क्रॉप्स जो है वहाँ पे उगेंगी, ठीक है ना, डन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो, जो आपको सर ने करवाया भी होगा, सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल इज आल्सो वेरी नेसेसरी। क्या ये क्रॉप सिर्फ अलूवियल सॉइल में उग सकती है, या रेड सॉइल में उग सकती है, या ब्लैक सॉइल में उग सकती है? यू शुड नो, जैसे कि कॉटन जो है दैट इज स्पेशली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल्स। तो इतना ज्यादा कुछ, ये सारा स्टैटिक में आ रहा है, स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है। ये आपको माना जाता है कि अगर आपने 9वीं से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पढ़ी है, तो दीज कंसेप्ट्स आर ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी इन योर माइंड, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। डन, यहां तक समय लग गया बेटा एवरीवन?
ठीक है, तो ये आपने इस तरह से तैयार करना है। 9वीं से 12वीं कक्षा में जो भी एनसीईआरटी आती है इंडियन फिजियोग्राफी की, उठाओ, उसमें ये सारा एक चैप्टर दिया होता है, एग्रीकल्चर पूरा एक चैप्टर होता है, उसको जाके देखो। ये सारे कंसेप्ट उस तरह से बनाने हैं आपने। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सर ने सॉइल का भी करवाया होगा आपको, आई थिंक क्रॉप्स का भी करवाया होगा दीपांशु सर ने, है ना। तो मेक नोट्स अकॉर्डिंगली, ओके। अच्छा, एक तो ये पोर्शन आता है, और दूसरा पोर्शन जो आज हम बात करेंगे ये है स्टैटिक पोर्शन। ठीक है जी, ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए। आजकल के जो डायनामिक पोर्शन आ रहा है पेपर्स में, जो आजकल पूछा जा रहा है डायनामिक, ठीक है ना, डायनामिक। अच्छा, पढ़ा है स्कूल में, दैट्स वेरी गुड मीनू। बट अब थोड़ा सा आगे चलो, ठीक है ना। पढ़ा हमने 9वीं 10वीं तक पढ़ा होता है, बट इसके बाद अपने इतने सारे नोट्स नहीं बनाए होंगे। आपको ये पता होगा कि ये क्रॉप इस सीजन में उगती है, ठीक है ना, बट ये क्रॉप खारिफ क्रॉप है, या ये क्रॉप राबी क्रॉप है, या ये जैद क्रॉप है। तो इसके साथ में आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके बाद डायनामिक पोर्शन जो है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर स्टैटिक पोर्शन, बिकॉज अब हम ये बात नहीं करेंगे कि भैया जी ये क्रॉप है, ये यहाँ पे उगती है, ये वाला। मतलब आपको क्वेश्चन मैं बता दूंगा, जो मैं आज, जो आपने पेपर दिया होगा इस बार, उसमें मैंने पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस डाले थे। आपने देखा होगा, पैराग्राफ पढ़ के ये पैराग्राफ से आप कौन सी, मतलब समझ सकते हो कौन सा ये नेशनल पार्क है, कौन सी ये वेटलैंड है, कौन सा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा ये फॉरेस्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल मतलब नए पैटर्न से आ रहे हैं, और हो सकता है कि आके यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन डाले, आपको डाले हुए हैं, पिछले ईयर्स में डाल रखे हैं, बट ये नया ट्रेंडिंग है। अच्छा, तो जो मैं करवा रहा हूँ अभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अच्छा जी, इसमें क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हम नमसा के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और क्या होता है। जो बेसिकली हमने डायनामिक पोर्शन में पढ़ना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में पढ़ना है, वो चीज़ें आती हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, न्यू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज, माइंड माई, I only have mouse, I don't have graphic pad, so थोड़ा सा गलत आता है, ऊपर लिखा होगा। I am trying to buy some graphic pad, so ताकि आप, मैं यहाँ पे लिखूँ और आपको बिल्कुल वैसा ही दिखे, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आएंगी आपके पास, इसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, लाइक रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। लगा समझ? 3 चीजों के बारे में कराऊंगा मैं आपको। रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज उसी के अंडर आता है, मतलब किसके अंडर आता है ये, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। दूसरा आता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप पिछले 2-3 सालों की कुरुक्षेत्र पढ़ के देख रहे हो, तो ये बहुत टर्म इंपॉर्टेंट रही है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, और यूपीएससी भी इस टर्म्स को उठाती है, ठीक है, और इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक 2020 में अभी जो पेपर होके हटा, उसमें एक टेक्निक आई थी, उसका नाम था जीरो टिलेज, ठीक है, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज इज ए टेक्निक दैट कम्स अंडर रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम ये पढ़ते नहीं है, हम ये देखते नहीं है कि भैया इतना कुछ क्या पढ़ना है ना, बट अगर आप इसका ओरिजिन देखोगे, ये टर्म कहाँ से आई है, तो आप देखोगे सिर्फ रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत और सारी चीजें हैं। सॉरी, जीरो टिलेज क्रॉपिंग नहीं है, या जीरो टिलेज नहीं है, या नील टिलेज नहीं है, या मिनिमम टिलेज नहीं, बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आरसीटी के अंडर आती हैं, और ये जो आती हैं ये सारी की सारी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंडर आती हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंडर आता है। अब समझो इसको बात, ठीक है। रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज आती हैं सारी की सारी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है, जो पार्ट है आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का, ठीक है, स्मार्ट एंड रिजिलियंट एग्रीकल्चर का, ठीक है जी।
और रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो आती हैं जिया जी सस्टेनेबल यूज के लिए। ये किसको प्रमोट करती हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। लग गया समझ? ठीक है, ये डायग्राम बना लेना। आरसीटीज है वो एक छोटा एक स्पेसिफिक टर्म है। अगर हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करें तो आरसीटी एक टाइप है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आरसीटीज उनमें से एक है। ठीक है जी। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किस ब्रॉडर टर्म का? उसका नाम है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो टर्म है ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूएन बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, यूएन मेडिएटेड बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक टर्म कॉइन की है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है और ये कैसे कंजर्वेशन जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देता है, या कैसे ये सारे गोल्स इसके फुलफिल करता है। डन। जो रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है ना, रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स नोट डाउन कर लिया करो ताकि ये आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करेंगे। हर बार आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो, रिसोर्स कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक्स भी बोल सकते हो। रेपिटेशन जितनी कम करोगे नंबर उतने ज्यादा मिलेंगे यूपीएससी के ऐसे। ओके डन। ओके सो वी हैव डन कि भैया जी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, लाइक उसमें आरसीटी भी आता है ना। और आरसीटी किसके अंडर आता है ये सब हम कर लिया। कन्वेंशनल और कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल एंड कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, हम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ये सारी किसके अंडर आती हैं? डायनामिक एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, डायनामिक एग्रीकल्चरल कंसेप्ट्स के अंदर वो सारी टेक्नोलॉजी पढ़नी है। अच्छा, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग पॉलिसीज, ठीक है, स्कीम्स। तो हम सारी स्कीम जो हम ऑलरेडी, जैसे सोलर, जो हम सोलर में नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन में कितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ के आए हैं, वो सारी आपको यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। वो भी मैं नाल साथ साथ में करवा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है, और फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है, वो भी हम पढ़ेंगे। ये कौन सी आती है फार्मिंग टेक्निक, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है ना, ये भी रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, हम पढ़ेंगे सारे। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। प्रिसीजन फार्मिंग इसके अंडर आता है। जीरो बजट फार्मिंग इसके अंडर आता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसके अंडर आता है। रेसिड्यू मैनेजमेंट इसके अंडर आता है। तो रेसिड्यू मैनेजमेंट आपने सुना होगा ना, याद है? रेसिड्यू मैनेजमेंट कहाँ पे सुना था? क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट किसके संदर्भ में सुना था बताइए? सुना था ना कभी? ये नाम सुना होगा, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। जी 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 जी, बायो पैलेट, वेरी गुड। स्टबल करना, ये सारी किसके अंडर आती हैं? ये आती हैं रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। डन। तो ये बहुत बड़ा एक टर्म है, हम लिखेंगे उसके बारे में। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सारा काम करने के लिए जो स्कीम्स बनाई है इंडियन गवर्नमेंट ने, हम वो पढ़ेंगे सारी की सारी। ठीक है जी, डन। तो ये हमारा ब्रॉड रहेगा कि किस तरह से हमने ये काम करना है। ठीक है जी। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब मैं एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना, जब मैं एग्रीकल्चर ऐसे टर्म बोलता हूँ तो एग्रीकल्चर अकेली टर्म नहीं है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आती हैं उसमें सारी की सारी। अब अलाइड एक्टिविटीज क्या है कि सिर्फ क्रॉप्स को उगाना और वो ग्रो करना नहीं है, आप इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी डाल दो, आप इसमें लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट भी डाल दो, आप इसमें इंटीग्रेटेड फार्म सिस्टम मैनेजमेंट डाल दो, आप इसमें फिशरीज डाल सकते हो, आप इसमें मरीन प्रोडक्शन डाल सकते हो, मरीन क्रॉप्स डाल सकते हो। याद है हमने सब कुछ पढ़ा है? याद है आपको? वो मैंने करवाया था वीड, सी वीड के बारे में बताया था एक बार, है ना, सी फूड के बारे में बताया था हमने। तो ये सारा कुछ फिशरीज के अंडर भी पढ़ेंगे, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, डन। अभी तक के लिए क्लियर है इतना सब कुछ?
आज जो है, आज हमने क्या करना है, आज हमने ये एग्रीकल्चर के सिस्टम के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, वो पढ़ेंगे आज हम। रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज जो है, जो मेजर चीज है, और तो वो हम कल से स्टार्ट करें, ठीक है जी। आज जो है, अब मेरे साथ सबने ड्रा करना है ये, ठीक है ना, बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो आप सबने ये, अच्छा इसके बाद एक टॉपिक रह गया, ये तो आ गया डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, और उसके बाद स्कीम्स आ गया, पॉलिसीज एंड स्कीम्स थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है पॉलिसीज एंड स्कीम्स। फर्स्ट टॉपिक क्या था, जो आपका ऑलरेडी सर ने करवा चुके होंगे, आई थिंक दिस इज नॉट माय पार्ट, स्टैटिक एग्रीकल्चर। सेकंड इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको डायनामिक पार्ट में दिया था, उसी के अंडर हमने बाद में पढ़ेंगे, सब उसके अंडर पढ़ेंगे पॉलिसी एंड स्कीम्स। फिर पढ़ेंगे बॉडीज, गवर्नमेंट ने कितनी बॉडीज बनाई है, लाइक ADMA, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर बनाई है एग्रीकल्चर, फिर बनाई है नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, निकरा, NICRA, ठीक है। आईकार बनाई है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जितनी भी बॉडीज आती रहेंगी, वी विल डू वन बाय वन। तो ये चार मेजर चीज हमने पढ़नी है ढंग से, लग गई समझ। फोर्थ इज बॉडीज, बॉडीज जरूर पढ़नी है। इतना करोगे तब आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट होगा, ठीक है। मैं इसमें जो सेकंड पार्ट है वो करवा रहा हूँ, आपका फर्स्ट पार्ट मैं मानता हूँ या इधर सर करवाएंगे या करवा चुके होंगे, ठीक है। डन, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये सर ही करवाएंगे। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है ये वाला, ये मैं करवाऊंगा सारे का सारा, बॉडीज क्या है, पॉलिसीज क्या थी, स्कीम क्या थी, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, सीड बेड प्लांटिंग हो गया, डायरेक्ट प्लांटिंग हो गया, सैपलिंग प्लांटिंग हो गया। अच्छा, इसमें ना एक और चीज हम करना भूल गए हैं, वो है लिख लो यहीं पे साथ में, कि सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, इसमें साथ में आएगा वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये हम बाद में भी लिख लेना, बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आज हमने पढ़ना जो स्टार्ट करना है NMSA, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। लेट अस डिफाइन व्हाट इज NMSA, फिर हम आगे बात करेंगे। तो इसको फॉर्मुलेट ऑलरेडी आपको पता है 2008 में कर दिया गया था, जब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बना था, तब नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में उसी के अंडर एक सब मिशन बना था, ठीक है जी। तो ये स्पेशली क्योंकि इंडिया का अभी भी 60% ऑफ द कंट्रीज नेट सोन एरिया जो था वो रेन फेड था। नेट सोन एरिया होता है जहां पे आप क्रॉप्स ग्रो करते हो, उतना एरिया 60% इंडिया का अभी भी ऐसा एरिया था जो कि मॉनसून डिपेंडेंट था, ठीक है ना, मॉनसून डिपेंडेंट था, और जिसके अगर मॉनसून बढ़ता या कम होता उसके हिसाब से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होती थी, ठीक है। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने मॉनसून प्रोडिक्शन का जो अभी बनाया मॉडल है, उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से बनाया ताकि हम अच्छे मॉनसून को प्रोडिक्ट कर सकें, ठीक है ना। आप ये हमेशा देखना, न्यूज जब भी आती है, मॉनसून अभी भी आने वाली होगी 1 महीने बाद, तब वो ये देते हैं कि इस बार मॉनसून नॉर्मल से ऊपर होगा, अबव द नॉर्मल एवरेज आएगा, या बिलो द नॉर्मल एवरेज आएगा, है ना, ऐसा करके होता है, या नॉर्मल रहेगा। ऐसे 3 टर्मिनोलॉजी होती है, अभी आपने सुना होगा, कभी देखा है न्यूज में कभी आता हुआ कि दिस टाइम जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन है, इंटर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, सॉरी, उन्होंने ये कहा है कि इस बार मॉनसून नॉर्मल से ज्यादा आएगा, 107% ज्यादा आएगा, 110% ज्यादा बारिश होएगी, या 90% होएगी, या 100% होएगी, इस तरह से, है ना, सुना होगा आपने, है ना। तो ये क्यों करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो 60% इंडिया के में नेट सोन एरिया जहां पे एग्रीकल्चर होता है, वो स्टिल रेन फेड है। ओके, ठीक है। तो रेन फेड है तो वो सस्टेनेबल तरीका है? नो, इट इज नॉट ए सस्टेनेबल वे ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज बिकॉज इसमें एक जो मेजर फैक्टर है वो मॉनसून है। और मॉनसून आपको पता होगा, आपके पास सारे कंसेप्ट बने होंगे मॉनसून के, कि भैया जी मॉनसून एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको प्रेडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट इज सो मच, मतलब एंटेंगल्ड इन ग्लोबल क्लाइमेट,
दैट जैसे अगर एंसो होता है उसका भी इसके इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर एल नीनो मोडो भी होती है उसका भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इंडियन ओशन डाइपोल होता है तब भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो बन रही हैं ऊपर, अगर वो ऊपर ना जाएं तब भी इस पे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर आईटीसीजेड फॉर्मेशन में वीकनेस आएगी तब भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे अभी हो रहा है, सुनो ध्यान से, अभी कल शायद शिवम मेरे को फोन करके बता रहा सर हमारे यहाँ पे बारिश बहुत हुई, कल हमारे यहाँ पे पड़ी हुई थी, है ना। तो ये सारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रही हैं ये अभी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करने दे रही, तो अभी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो नीचे ही है। समझो इस तरह से आपको, ये नहीं कि आप मजा आ गया जी जून जुलाई में बारिश हो रही है, हा हा, ठीक है ना। अरे गधो, अगर अब बारिश हो रही है तो बाद में नहीं होएगी भैया, इसका इम्पैक्ट मॉनसून पे पड़ेगा, उतना डिले मॉनसून होगा। मॉनसून के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, अब खुद सोचो, दिमाग सोचो। अगर अभी तक आईटीसीजेड ऊपर ही नहीं मूव हो रही है क्योंकि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नीचे आ रही है, नीचे ही है, ऊपर मूव की नहीं है, आईटीसीजेड नीचे रहेगी। बाय द टाइम जब तक ये आएगी तब तक ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका होगा, है ना। तो इतना ज्यादा लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा इंडिया में, ठीक है ना। जितना जितना लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा उतना कम आपकी मॉनसून की तीव्रता रहेगी और उतना कम बारिश होगी। दिस इज यू, आई थिंक यू शुड बी नोइंग ऑल दीज कंसेप्ट्स, ओके। दिस इज नॉट माई लेक्चर, माई लेक्चर फोकसेस अपॉन कि जो नेट परसेंट है, जो 60% है, सॉरी, रेन फेड एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो ओनली अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ओनली प्रोड्यूस इज 40% ऑफ इंडिया टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इट इज नॉट ए सस्टेनेबल वे, ठीक है जी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फिर फोकस एरियाज बनाए कि हमें इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। ये देखो लिखा हुआ, सॉइल हेल्थ एंड रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, गॉट इट बाय, ठीक है जी। ये इसके फोकस एरियाज है। और आप सबने ये स्कीम सुनी होगी, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, IWDP, है ना। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी पुरानी गवर्नमेंट जो थी वो चला रही थी, अभी गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया इनके। सॉइल हेल्थ कार्ड का नाम सुना होगा आपने, है ना। प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि योजना के बारे में सुना होगा आपने, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसका नाम दिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें इनके अंडर आएंगी, समझ रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, कंसेप्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, उनके यूजेज पढ़ेंगे, इनका फायदा पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे कि भैया जी ये तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने आगे काम क्या किया है, ठीक है ना। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरह की पॉलिसीज बनाई है, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ेंगे, ये सारा पढ़ेंगे अगले कुछ आने वाले लेक्चर्स, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, स्टेटेड डायमेंशंस क्या है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। पहले तो आपको क्रॉप और प्रोडक्टिविटी और फिश के कल्चर्स की जो इम्प्रूवमेंट करनी है वो करनी पड़ेगी। वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने पड़ेगी, याद है ये, इसके लिए हमने पढ़ी एक स्कीम पढ़ी थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कैन। अब अच्छा, अब ये सब कुछ आप ऐसे में भी लिख सकते हो, आपको अलग से कंसेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है कि ये सारा कुछ एनएमएसए के अंडर आता है, उसमें जो फोकस एरिया वो ये है, उसमें जो डिमेंशंस हैं वो ये हैं। डिमेंशन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी फोकस अपॉन, ठीक है जी। अच्छा, पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं भैया बताओ। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम भी चला था, स्कीम भी चली थी पुरानी गवर्नमेंट ने, ठीक है। पेस्ट मैनेजमेंट आप पेस्टिसाइड डाल के कंट्रोल कर सकते हो, बट इट इज सस्टेनेबल। पेस्टिसाइड्स ये डाल के कंट्रोल कर सकते हो आप, इज इट सस्टेनेबल। अगर मैं क्रॉप में जाऊं, मैं एग्रीकल्चर में जाऊं, वहां पे मैंने पता लगा कि एक फलाना बग लग गया है या उसको कोई कीड़ा लग गया है या कोई वीड लग गई है, तो क्या हम उसको पेस्टिसाइड डाल के इम्प्रूव कर सकते हैं सस्टेनेबली। माय क्वेश्चन इज दिस, नो, पेस्टिसाइड्स आर नॉट द सोल्यूशन, ओके, समझ गए हो।
पेस्टिसाइड्स आर स्टॉप गैप मेजर्स। स्टॉप गैप मेजर्स का मतलब होता है कि ये काम चलाऊ तरीका है भैया, ठीक है। काम चलाऊ क्या, एक बार डालोगे, दो बार डालोगे, तीन बार डालोगे, 10 बार डालोगे, है ना। ओके, आप सॉइल की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करोगे ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। अच्छा, तो इसको सस्टेनेबली कैसे मैनेज कर सकते हैं फिर? जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा उससे, लाइक एक मैं कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया, आपने नाम सुना होगा। सॉरी, ये तो सॉरी वो है, ये तो फर्टिलाइजर है। नीम केक्स के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है ना। नीम केक्स क्या होते हैं, ये एक केक नीम की बनी, आपको पता होगा नीम एक नेचुरल ना पेस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, नीम। तो नीम जो होगा, नीम केक्स जो यूज करेंगे हम, वो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। एक एक सस्टेनेबल वे है, क्योंकि नीम जो होगा वो, जो उसका जो भी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे वो ऑर्गेनिक होगा, और वो डीकम्पोज हो सकता है ना। समझ रहे हो, वो सॉइल के अंदर डीकम्पोज रख सकता है, वो ऑर्गेनिक तरीका है, और नीम खाने के बहुत सारे फायदे आपको सबको पता है। तो ये नुकसान हमें नहीं पहुंचाएगा, ये नुकसान उन पेस्ट को बचाएगा। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है पेस्ट मैनेजमेंट का सस्टेनेबल? वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है ना। और क्या तरीका हो सकता है, जैसे कि आप, जैसे आपको पता होगा कि मोस्टली जो पेस्ट लगते हैं किसी भी क्रॉप को, वो एक पर्टिकुलर टाइम लगते हैं, है ना, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लगते हैं, है ना। तो अगर आप अपनी क्रॉप्स, ठीक है ना, अपने क्रॉप्स में उसको फॉरवर्ड कर दो, मतलब उसको पहले उगा दो, ठीक है ना। जब वो टाइम आने से पहले उगा दो, ठीक है ना, या 10-15 दिन पहले उगा दो, या 10-15 दिन पहले काट लो, ताकि आपका जो नुकसान ना हो पाए, है ना। तो वो भी हम कर सकते हैं। एक बहुत सारी रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक्स जैसे हम पढ़ेंगे, उसमें ये सारा कुछ आएगा। वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही बेटा, बताइए। ठीक है, गुड। डू चेक ऑन योर एंड सुमन, आई थिंक बाकी सबको आ रही है, सुनाई दे रही है आवाज, ओके। अच्छा, इसमें हमने वाटर यूज एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ा। इसमें वाटर यूज एफिशिएंसीज जो है, इसमें भी मैं आपको टेक्नोलॉजीज करवाऊंगा। लिखो यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजीज करनी है हमने। इन सीटू वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, इन सीटू वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, ओके। इन सीटू वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स एंड सॉइल मॉइस्चर एनहांसमेंट। इन सीटू मतलब ऑन द साइट, ऑन द फील्ड में जाके वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल मॉइस्चर एनहांसमेंट टेक्निक्स, ये भी करनी है हमने, ठीक है जी, ओके। ये भी कर सकते हैं। इम्प्रूव फार्म प्रैक्टिसेस भी करेंगे हम, ये सारा कुछ पढ़ेंगे कैसे इम्प्रूव फार्म प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ओके। और क्या क्या चीजें आती हैं, ये देखो, ये सारी चीजें आती हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, क्रेडिट, स्पोर्ट, मार्केट डेवलपमेंट, एक्सेस टू टाइमली इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा कुछ हमने पढ़ना कैसे, एक डायग्राम बनाओ सारे साथ मेरे, ठीक है ना। तब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एनएमएस से बनाया हमने। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, ठीक है, डायग्राम बनाओ मेरे साथ। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, इसको नाम दे दिया मैंने, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है ना। या इसको नाम दे दो सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स, ठीक है जी। ये समझ लो नंबर। इसके अंडर आपने क्या क्या लिखना है, लेट मी टाइप दैट फॉर यू गाइस, ठीक है। इसके अंडर लिखो आप सारे, ठीक है। यस, इसमें अंडर लिखो आप सारे
हेल्थ मैनेजमेंट में आप डालोगे सॉयल, सॉरी, इसमें सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वो लिख लो, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आएंगी, वो साथ साथ में करते रहेंगे हम, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं हम इसमें, ठीक है ना, मल्चिंग, मल्चिंग क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे, मल्चिंग क्या होती है, MULCHING, मल्चिंग। और क्या डाल सकते हैं हम, और हम डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग, ये क्या हम पढ़ेंगे, इंटरक्रॉप क्या करना है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, और पढ़ेंगे कवर क्रॉपिंग क्या होती है। ये सारा रिसोर्स कंजर्वेशन के अंडर ही आ रहा है, समझ रहे हो। ये सारी टेक्निक्स हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं मोटी मोटी लिख रहा हूँ, बाद में हम इसको पढ़ेंगे और जाके, ठीक है। एली क्रॉपिंग क्या होती है ना, ये आ गया। और आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। और आ गया मिशन ऑन इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड, तो ये बाद में लिख लेते हैं, तो ये सारा कुछ आएगा आपके पास अंडर रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजों को। गाइस यू गॉट इट, सबने दिख रहा है, शिट, डिक्रीज हो गया, निकल गया मेरे से। दिखले मतलब सबने लिख लिया था, ओके गुड, गुड गुड गुड। तो ये सारी टेक्निक्स हम लिखेंगे अंडर NMSA, ये वाली टेक्निक्स, ठीक है जी। एक हमने ये बना दिया, एक और दूसरा बनाओ हमारे साथ, दूसरे मेरे साथ बनाओ। इसमें हमने डालना है वाटर कंजर्वेशन एंड इन सीटू वाटर कंजर्वेशन एंड सॉयल, सॉयल मॉइस्चर एनहांसमेंट, ठीक है ना, WCT एंड SMA, water conservation techniques and soil moisture enhancement, why it is necessary, ठीक है ना। बिकॉज वाटर, अगर आपके पास सॉइल में वाटर की मात्रा कम होएगी कि तो कोई भी प्लांट उग नहीं सकता, और प्रोडक्टिवली आप उसको ग्रो नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए तो पानी चाहिए, पानी का रिसोर्स चाहिए, और सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टूर बंडिंग क्या होती है, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, बहुत सारी और टेक्निक्स पढ़ेंगे हमने यहाँ पे, ये सारी टेक्निक्स हमने यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये क्या होती है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा एक बार मेरे को बताओ, ये जो हम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और जो सॉइल की जो कर रहे हैं, सपोज ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, कवर क्रॉपिंग कर रहे हैं, या इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, डू यू थिंक कि इससे एक चीज हमने जो पहले पढ़ के आई है वो इंक्रीज हो रहा है, SOM, व्हाट इज SOM, बताइए बताइए, हमने पहले पढ़ा था, याद है, SOM या SOC पढ़ा था हमने, क्या था ये, क्या था ये, जल्दी बताइए। भूल गए, भूल गए आप, पढ़ा नहीं था हमने, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। या व्हाट वाज इट, इट इज
सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल ऑर्गेनिक केमिकल नहीं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। ओके, कार्बन कंटेंट इंक्रीज करना है सॉइल का, ठीक है ना। तो वो भी हम कर रहे हैं इन सब चीजों से, ठीक है जी। तो वो हम बताएंगे, मैं वो बताऊंगा किस तरह से हम ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। अच्छा, वाटर कंजर्वेशन में हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं? क्या इंक्लूड कर सकते हैं? माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स। व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स? आपने सुना होगा ड्रिप इरिगेशन के बारे में, है ना। वो जो ऐसे ऐसे गोल गोल करके घूमते हैं और दूर दूर तक वो पानी जाता है ना। तो वो माइक्रो इरिगेशन की एक टेक्निक है। तो हम इसमें वाइट माइक्रो इरिगेशन के बारे में भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट ने क्या करा है माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए, कौन सी पॉलिसी लेके आए हैं इन दोनों चीजों को प्रमोट करने के लिए, वो पढ़ेंगे। तब आपका ये पॉलिसी वाला जब हम बीच में लाएंगे तब ये कंप्लीट होगा टॉपिक, इसमें भी पॉलिसी आएगी। कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आए, लाइक अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, हमने कहा कि भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, वर्मी कंपोस्टिंग होनी चाहिए, मैन्योर मैन्योर होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर की फॉर्मेशन होनी चाहिए, यूरिया नीम कोटेड यूरिया आना चाहिए। तो ये सारा कुछ हमने बोल दिया, ये आ गया आपका कंसेप्ट में। अब आपको पता होना चाहिए कि इनको बढ़ावा देने के लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कौन सी पॉलिसी लेके आई है, लाइक प्रधानमंत्री किसान प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि योजना, ठीक है ना। परंपरागत कृषि योजना एक बहुत बड़ी योजना है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है, ठीक है ना। किस तरह से करती है फिर उसके हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब जब ये पढ़ लेते हो तब आप सोचो, आप आंसर जब इतनी इंफॉर्मेशन होएगी, कैन यू फॉर्म एन ऐसे, कैन यू फॉर्म 250 वर्ड्स? अगर आपको मैं बोला जाता हूँ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ what is the challenge, or what are the challenges of to Indian agriculture, what are the solutions to Indian agricultural problems, ठीक है ना। what are the solutions to the increasing amount of farmer suicides? तो अब आप ये नहीं सोचोगे भैया कि भैया बस वो 4-5 लाइनें बस उनको आती हैं उन्हीं को रिपीट करते जाना है। जब मैं आपको इतना कुछ बता रहा हूँ तो आपके पास कंसेप्ट भी है, आपके पास कंसेप्ट है, आपके पास वोकेबलरी है, प्लस आपके पास पॉलिसी वाला भी डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी वाला भी कुछ है कि हाँ ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। डन। तो इतना आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अभी कंप्लीट नहीं है, और करो इसको, और लिखो इसमें। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि इसमें हम डाल सकते हैं? ठीक है ना। डन। एनएमएसए में और हम क्या डाल सकते हैं? सिर्फ यही दो प्रॉब्लम्स है? और प्रॉब्लम्स भी तो है, लाइक क्रेडिट की। फार्मर को जो सबसे ज्यादा चीज चाहिए होती है वो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट की, ठीक है ना। तो अगर आप चीज को सस्टेनेबल बनाना चाहते हो एग्रीकल्चर को, तो आपको रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट सिस्टम चाहिए होता है ना। तो क्रेडिट सिस्टम अभी है नहीं आपके पास, कोई अच्छे से एस्टेब्लिश है नहीं। वही आड़ती सिस्टम, आप समझो। आड़ती सिस्टम में क्या है कि भाई आड़त करते हैं वो लोग, ठीक है ना। वो आपको आपकी फसल उठा के लेके जाते हैं मंडी में, उसका भाव लगाते हैं और आपको पैसे देते हैं, बीच में उनका कमीशन होता है इन सब के लिए, ठीक है ना। तो क्रेडिट वहीं से आप एक किसान जो आता है उनके पास रेडी जो एक क्रेडिट सिस्टम जो होता है, जो आपको अगर रात को जरूरत पड़ जाए तो पहुंच जाता है, आप आरती के पास जाते हो भाई मेरे को इतने पैसे दे दे, तो वो आपके पास एक क्रेडिट सिस्टम होता है। बट आपको ये पहले पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या क्या काम किया। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कृषि किसान क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है ना। ये क्या चीज है भैया, और इसके अंडर और क्या क्या चीजें आती हैं। यू शुड आल्सो बी वेरी मच नो अबाउट द वर्किंग ऑफ नबार्ड, नबार्ड कैसे काम करता है। और आई थिंक ये सर ने आपको करवाया होगा, इसके बारे में बताया होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के बारे में, पीएसएल के बारे में बताया सर ने, दीपांजु सर ने बताया होगा, है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से वो आती है ना। तो ये सारा आप क्रेडिट में डाल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बताया होगा, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज के बारे में। ये सारा आता है क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर को क्रेडिट किस तरह से मिलता है। अच्छा, ये हम
उस टाइम पढ़ेंगे। और अगर आपको याद हो अभी हमने करा है, तो ये क्रेडिट सपोर्ट आ रहा है, ये किसका फोकस एरिया है? ये फोकस एरिया है या डायमेंशन किसका है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। लग रही समझ अब? ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया या क्या किया इसके लिए। ठीक है ना, तो ये एक गोल और आ गया। अच्छा, दूसरा आपने यहाँ पे लिखा होगा 6वें नंबर पे देखा होगा, देखो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस लिखा हुआ ना, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। अच्छा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है आपको पता होना चाहिए। अभी प्रेजेंट, पहले क्या है, इंश्योरेंस क्या था आपको पता था कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर है, यहाँ पे लिखो एक पॉइंट और डाल के, क्रॉप इंश्योरेंस या एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। ठीक है, एज यू नो कि अगर आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, तो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज आएगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएंगे। अभी बिल्कुल अभी पंजाब में गड़े पड़ के हटे हैं इस टाइम पे, जो कि क्रॉप के लिए बहुत खराब है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा अभी बारिश हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो क्लाइमेट चेंज के आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, आपकी क्रॉप कितनी निकलेगी एक उस साल, जिस साल एल नीनो होगा, जिस साल नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा, जिस दिन मेडागा जो मैस्करेनस हाई इतना ज़्यादा हाई ना होगा, ठीक है ना, या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नीचे ऊपर नहीं जाएगी, है ना। तो उसके कारण आपका क्लाइमेट चेंज आएगा, मानसून वेरिएबिलिटी आएगी, मानसून वेरिएबिलिटी के कारण वहां पे आपकी फसल खराब हो सकती है। पेस्ट, अभी पिछले साल की बात है, शायद टिड्डी दल का हमला हुआ था, आपको पता होगा टिड्डी दल के हमले के बारे में, है ना। तो बहुत सारी क्रॉप्स आपको पता होगा वो वेस्टर्न सॉरी वेस्ट वाली साइड से आ रहा था, है ना, इजिप्ट से आया था, वहां से टिड्डी दल आया था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रॉप का लॉस किया था उन्होंने। ठीक है ना, तो ये एनवायरमेंट वेरिएबिलिटी है, ये क्लाइमेट चेंज है। इसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस दे सकती है आपको। ठीक है ना, कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी क्रॉप कल को नहीं बढ़ती है, क्रॉप अच्छी नहीं उगती है, क्रॉप के ऊपर कोई भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने इसको दूर करने के लिए 3 स्कीमें लाई है। आपको नाम याद होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हैव यू हर्ड दिस स्कीम? ठीक है ना, तो हम पहले पढ़ेंगे, इससे भी पहले हम पढ़ेंगे कि क्रॉप में इंश्योरेंस का क्या रोल होता है। ठीक है ना, क्या कौन कौन सी स्कीमें चली थी पहले, तो ये उसके बाद गवर्नमेंट अभी कौन सी चला रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके बाद है इंडेक्स्ड बेस, ये था इंडेक्स बेस, एक मिनट वेट वेट वेट, आपको पता है इसके बारे में? हाँ, सॉरी, इट इज sorry, let me clear this out for you guys. It is weather based indexed, weather based, weather index based, sorry, weather index based crop insurance scheme, ये हम पढ़ेंगे, वेदर इंडेक्स्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है ना, ये सेकंड है। और थर्ड है यूनिफाइड यूपीडीएस, यूनिफाइड कुछ है ये करके है, यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, यूपीआईएस। ठीक है ना, यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 हमने मेन पढ़नी है। ठीक है ना, ये क्या क्या आती हैं और ये इसका फायदा क्या क्या है, तीनों कहाँ कहाँ पे लगेंगी, कौन एक फार्मर को या अमरजीत कौर, दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी स्कीम के बारे में हो, और वो सब कुछ क्लियर होता है उसमें। इवन ये भी क्लियर होता है कि पिछले साल आपकी ये प्रोडक्टिविटी थी, इस साल अगर आपकी किसी कारणवश प्रोडक्टिविटी डिक्रीज गई है, चाहे वो टिड्डी दल है, चाहे वहां पे आग लग गई है, चाहे वहां पे बिजली गिरी है, सॉरी गड़े गिरे हैं, तो आपको गवर्नमेंट ये सारा मुआवजा देती है, बशर्ते अगर आपने ये स्कीम्स की पास, यस, वाटर फ्लड भी कंप्लीट होता है यहाँ पे कवरेज। और बहुत अच्छी बात होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सब कुछ इसमें। आप तभी मैं कह रहा हूँ, आपको जब भी पढ़ना है होलिस्टिकली पढ़ना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे पहले क्या होता आ रहा था, इसके आगे क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड,
ये सारा कुछ हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस का काम हो गया और हमने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में बना लिया, पढ़ लिया, ठीक है ना। अच्छा, एक जो चीज यहाँ पे और रह गई है वो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है आपका फेयर एंड रिम्यूनरेशन फॉर फार्मर्स। ठीक है ना, आपने सुना होगा मोदी जी का जुमला एक और बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कि फार्मर की जो इनकम है हम उसको डबल करेंगे, ठीक है ना। तो हमने उसको नाम दे दिया फेयर रिम्यूनरेशन टू फार्मर, रिम्यूनरेशन टू फार्मर्स। इसके अंडर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आई है, वो भी पढ़ेंगे इसके अंडर, और कौन कौन सा टेक्निक्स हैं जिससे कि फार्मर की आय दुगनी की जा सकती है। अब ये पहले तो सुनो, पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या होगा कि भैया फार्मर की आय हम दुगनी कैसे कर सकें। तो इसमें एक स्कीम आती है, जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन में भी उसका यूज करते हैं हम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसको इस तरह से समझो कि आपने एक काम नहीं करना है। सपोज अगर आप एग्रीकल्चर करते हो, आपके पास 5 एकड़ जमीन है, 5 बीघा जमीन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको पहले पैसे देगी कि भैया जी आप सिर्फ ये मत करो काम, साथ में आप पोल्ट्री फार्म खोल लो, या पोल्ट्री फार्म नहीं खोलना चाहते हो तो आप 2 भैंसे या 2 गायें खरीद लो, है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब क्या है कि इन दोनों का अगर एक का वेस्ट, एक सिस्टम का एनिमल हस्बेंड्री का वेस्ट जो है वो आप यूज करोगे कहाँ पे, फार्मिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक लेट मी एक्सप्लेन हाउ आई एम ट्राइंग टू से इट, व्हाट इज बेसिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बेसिकली इसका प्रिंसिपल है कि एक सेक्टर का जो वेस्ट है वो दूसरे सेक्टर के लिए इनपुट बन जाए, और इसका जो वेस्ट है वो इसके लिए फर्स्ट सेक्टर के लिए इनपुट बन जाए। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। इसका समझ, आप जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सपोज आपके पास 5 एकड़ जमीन है और दूसरे पास आपके पास 3 या 4 गायें हैं, ठीक है ना, काउज आते हैं, ठीक है ना। अब जो काउज है, ठीक है ना, दे विल प्रोड्यूस गोबर, है ना, आपको पता ही होगा। ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए आप इसका इसका यूज कर सकते हो, वर्मिंग कंपोस्टिंग का, ठीक है ना। उससे आप ऑर्गेनिक मैन्योर बनाओगे, कहाँ डालोगे, 5 एकड़ की जमीन पे। 5 एकड़ की जमीन पे अगर आपने वर्मिंग कंपोस्ट करके ऑर्गेनिक मैन्योर डाली है, फिर ऑर्गेनिक मैन्योर से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी, बढ़िया। क्या आपका फर्टिलाइजर का खर्चा कम होगा, यस, ये भी बढ़िया। आपका इनपुट कॉस्ट कम होगी, ये भी बढ़िया। प्लस जो आपकी जमीन है उसके ऊपर जो आपके बाद बच जाती है नीचे, पता है ना, जब आप फसल काट लेते हो तो नीचे जो क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है, तो उसकी तूड़ी बना के क्या आप दोबारा उन कार जानवर को, काउस को खिला सकते हो, यस। तो एक का इनपुट, एक का वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए फायदेमंद बन जाएगा, है ना, और दूसरे का वेस्ट प्रोडक्ट एक के लिए, फर्स्ट के लिए इनपुट बन जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये एक बहुत क्रूड एग्जांपल है, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने जाएंगे। एक आपको नाम पढ़ाऊंगा, और एक आजकल बहुत चला हुआ है, जीवामृत, जीवामृत, ठीक है। ये क्या चीज है हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक ये चीज है बिल्कुल। आपने बताऊंगा इसके बारे में, अभी अभी रहने दो, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, कार सिटी के अंडर आता है, ठीक है जी। तो अब ये समझ लग गई आपको कि इसके अंडर क्या लिखना है। अब लिखो, ये होगा पॉलिसी, सॉरी ये हो गया कंसेप्ट, डन, लेट मी राइट इट ओवर। तो ये होएगा कंसेप्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या काम किया। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3 स्कीम्स लेके आए, हम पढ़ेंगे, लिख लो यहाँ पे 3 स्कीम्स कौन कौन सी हैं। 3 स्कीम्स हैं। नंबर 1 इज प्राइस सपोर्ट, ठीक है, प्राइस सपोर्ट। आपने इस नाम सुना होगा एमएसपी का, समझ लो, एमएसपी का। तो ये सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है जी। तो ये इसमें है कि भैया आपको अगर कुछ भी हो जाए, जैसी मर्जी क्लाइमेट चेंज हो जाए या कौन सी मर्जी आपदा आ जाए, आपको मिनिमम प्राइस आपकी प्रोड्यूस का मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 1800 रुपये पर एकड़ है, तो आपको उस हिसाब पर क्विंटल है या पर
क्विंटल जो भी होता है, जो भी इनका रेट होता है, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उतना आपका रेट। ठीक है जी, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ठीक है ना, तो ये एक स्कीम है, ये निकाली गवर्नमेंट ने। बट इसमें अब आपको ये नहीं पता होना चाहिए हाँ जी बस पता लग गया ये मेरा कंसेप्ट क्लियर है, नहीं, इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है ये सिर्फ 5 क्रॉप्स के लिए मिलती है आपको, और गवर्नमेंट नोटिफाइड 24 क्रॉप्स आर देयर जिसके लिए मिलती है, उसमें से सिर्फ 5 के लिए एक्चुअली मिलती है, 24 नोटिफाई करके देती है। कौन करके देती है? CACP, एग्रीकल्चरल कमीशन। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, एक और स्कीम आती है, इसको अभी बस मोटा मोटा लिख लो, इसको और डिटेल में अगले आने वाले लेक्चर्स में हम ये सारा कुछ कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। एक चीज आती है प्राइस सपोर्ट, नेक्स्ट चीज लिखो प्राइस डिफरेंस पेमेंट स्कीम। ठीक है, प्राइस डिफरेंस, प्राइस का जो अंतर है, प्राइस डिफरेंस पेमेंट स्कीम, ये भी गवर्नमेंट ने निकाली है हमारे। अब इसमें क्या कहती है कि गवर्नमेंट कहती है आप मंडी पे आप यहाँ कहीं बेचने जाते हो प्राइवेटली आप अपनी फसल को, और फसल का गवर्नमेंट ने जो निर्धारित किया रेट है, सपोज है वो है 2000 रुपया, लेकिन आपको जो बिक रहा है या आपकी जो फसल बिक रही है सपोज वो 1200 में बिक रही है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप वहां से जो मंडी है वहां से पर्ची ले आओगे और पर्ची लाके गवर्नमेंट के ऑफिस में दे दोगे। ठीक है ना, बोलोगे भैया जी मेरे को 800 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से काटा पड़ा है और ये उसकी रसीद है, और गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 800 रुपया पे कर देगी। भैया जी सीधी सी बात है, आप 800 रुपया ले जाओ तो आपको MSP तो मिलेगी ना कम से कम। तो ये सिस्टम है। ठीक है, एक और सिस्टम है गवर्नमेंट का, हम और पढ़ेंगे इसको आगे जाके, ये अभी मोटा मोटा समझ लो, हम इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको अपना कंसेप्ट बनाने के लिए, एक चार्ट बनाने के लिए उसमें ये सब कुछ लिख लो। थर्ड जो स्कीम है लिखो, उसका नाम है प्राइवेट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, CUREMENT, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ये नाम सुना होगा आपने, स्टॉकिस्ट स्कीम, स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है जी, इसके अंडर क्या आ रहा है भैया, सुनो, प्राइवेटली आप अपने किसी बंदे के पास जाते हो, वो आपका कहता है जी मैं आपकी खरीद लेता हूँ, अब गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देगी। ठीक है ना, ये जो बंदे होंगे प्राइवेट, आपकी मंडियां में आप जा रहे हो, वहां पे बहुत टाइम लग रहा है या आपका फसल खराब हो रही है, तो आप क्या करोगे, प्राइवेटली जो लोग होंगे उनके पास जाओगे जिनको पास गवर्नमेंट का दिया हुआ लाइसेंस होगा, वो आपकी फसल के जो भी है, ठीक है ना, निर्धारित मूल्य पे MSP पे आपकी फसल उठाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं खरीद पा रही है। सपोज किसी कारणवश गवर्नमेंट के स्टॉक फुल है तो वो आपकी खरीद नहीं कर पा रही है या कितना टाइम डिले ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई सिस्टम निकाली है कि आप प्राइवेट बायर के पास जाके बेचो। प्राइवेट बायर आपको MSP पे, कम से कम MSP पे आपकी उठाएगा फसल, और वो बाद में अपने वेयर हाउस में रख सकता है, उसको स्टॉक कर सकता है और बाद में आने पे गवर्नमेंट को बेच सकता है, टाइम आने पे गवर्नमेंट को बेच देगा। ठीक है ना, तो ये चीज भी हो सकती है। तो ये 3 स्कीमें निकाले हैं ताकि एक गवर्नमेंट आपको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दे सके, किसको, फार्मर को। ये तो आ गया गवर्नमेंट की 3 स्कीम्स, और भी बहुत है, हम पढ़ेंगे इसको बारे में। लाइक प्रधानमंत्री, एक और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पेपर में काफी आ रही है, वो है प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है जी, इसको नाम दिया है PM आशा। ठीक है ना, PM आशा। एक कई बार इसकी वो भी पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म भी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है जी, संरक्षण मतलब कम से कम गवर्नमेंट इनको इतने पैसे देगी। ठीक है जी, अगर बहुत ही ज्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं जिनका 5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर साइज है लैंड होल्डिंग्स का,
तो वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनको पैसे गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस दिया है कि भैया जी आपको हम आपके अकाउंट में 3,000 आई थिंक है ना, 3,000 नहीं सॉरी 2,000 हर 4 महीने बाद दिया गया। आपको पता होगा 2018-19 में गवर्नमेंट जब बीजेपी की थी इलेक्शंस के पहले, तो उन्होंने ये स्कीम ला ली थी कि भैया जी सबके अकाउंट में 2,000 रुपये आएंगे हर 4 महीने के बाद, और गवर्नमेंट टोटल 6,000 रुपये आपके अकाउंट में डालेगी। याद है, कहीं सुना होगा ये काम, सुना न्यूज में आई थिंक। लेट मी चेक इज इट, एक तो ये है, एक और भी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि योजना। आई एम नॉट श्योर विच वन इज विच, लेट मी चेक, हम पढ़ेंगे जब हम करेंगे। सम्मान निधि भी है तो इट बिकम्स कंफ्यूजिंग समटाइम्स, तो इट्स ओके। प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम या योजना भी बोल सकते हो, ये भी एक स्कीम है, हम पढ़ेंगे इनमें क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये हम इसके लिए रखेंगे। अच्छा, ये स्कीम होगी। अब हमने एक और पढ़नी है, लेट मी वो भी अब कर लें। ये समझ लग रहा है बेटा अभी तक जितना करवाया? तो हमने कौन कौन से कंसेप्ट कर लिए हैं, हमने कर लिया कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में क्या क्या डालेंगे हम, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा, वाटर कंजर्वेशन एंड जो सॉइल मॉइस्चर एनहांसमेंट की टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, क्रेडिट के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव फार्मर्स को प्राइस मिले उसके लिए, अन्नदाता की जो आय है वो डबल हो उसके लिए हमने सिस्टम्स निकाले, कंसेप्ट पढ़ा और स्कीम्स पढ़ी। अब जो आपने लिखना है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, और सबको पता है उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम निकाली है, MG नरेगा। समझे, ये तो पता ही होगा हमें, ठीक है ना। गवर्नमेंट आपको 100 दिन का काम देगी, ठीक है ना, हर साल। अगर आपको नहीं दे पाती है तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, ठीक है जी। ये पड़ा होगा। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने और बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। अब मैं और पूरी तो नहीं लिखाऊंगा, लेकिन जैसे स्फूर्ति हो गया, SFURTI क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्फूर्ति हो गया, रूरल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर्स हो गए, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सॉरी, और कोई उद्यमी योजना हम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ये तब मैं लिखवा दूंगा आपको। अभी के लिए एक कंसेप्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी दिमाग में रखना है, ठीक है जी। क्रेडिट सपोर्ट होगी, इंटीग्रेट। अच्छा, इसके बाद आता है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, लेट मी राइट इट इन डिफरेंट कलर। यहाँ पे एक और चीज लिखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, नहीं एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट को, एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है अब। अच्छा, अब आप सबको पता है इंडिया का जो 80% किसान है ना, वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब जिनके पास 5 या 5 से भी कम हेक्टेयर का साइज है लैंड होल्डिंग्स का, ठीक है ना। 5 हेक्टेयर के लिए आप, जो हमारी टेक्निक्स हैं वो मोस्टली होती हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए, इनके लिए कुछ खास पैसे बचते नहीं है, रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग बचती नहीं है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने अभी एक 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट लेके आए थे इसको इम्प्रूव करने के लिए। उसका नाम लिख लो, अभी बाद में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है, लिख लो यहाँ पे, मॉडल लैंड लीजिंग, LEASING लीजिंग एक्ट 2016, ठीक है। अगर आप देखो, एक तो होती है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या चलता है पंजाब में, तो मैं बता सकता हूँ कि भैया जी आप क्या करो, ठेका, ठेके के बारे में सुना होगा आपने, है ना, कि आप अपनी फसल, मतलब आप अपनी जमीन को ठेके पे दे देते हो, है ना। कोई भी आड़ती होता है वो, या जो बंदा करना चाहता होता है वो, आप क्या कहते हो कि आप उसको ठेके पे दे दो जमीन। अभी वर्बल एग्रीमेंट होता है ना, वर्बल एग्रीमेंट होता है। गांव में लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, वो मतलब वही चीज होती है कि भैया एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, वो बोल देते हैं मैं तेरे को इतने किले का इतना ठेका दूंगा, सपोज 1 किले का 30,000 है, 1 किले का 40,000 है, या ऐसे करके ठेका कोई भी होता है। अगर आपके पास 5 किले हैं तो भैया इतना पैसा मैं आपको दूंगा पूरे साल का, है ना।
कुछ इस तरह से होता है आपका, है ना, होता है ना। पर ये वर्बल एग्रीमेंट है, कल को बंदा मुकर जाएगा, आपको पैसे नहीं देगा, तो आप क्या कर लोगे, है ना। तो ये चीज ना हो, तो गवर्नमेंट ने एक स्थिरता लाने के लिए, एक लीगल प्रोसेस लाने के लिए इस कंसेप्ट में ये एक्ट लेके आए हैं, लैंड लीजिंग एक्ट। कुछ नहीं होगा, बंदा जो आपको करना चाहता है या जिससे आप करना चाहते हो उसके साथ एक बार मतलब कागजी पत्री पे भी आप काम से करवा सकते हो इस एक्ट के अधीन, ठीक है ना, लीगल फ्रेमवर्क होगा। अब वो बंदा इतना बोलेगा कि भाई मैं इतना आपको मुआवजा दूंगा, 1 किले के हिसाब से, 1 हेक्टेयर के हिसाब से, वो भी जो भी। इससे फायदा क्या है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, अब वो क्या करता है, शिफ्ट कर सकता है किसी और ऑक्यूपेशन, अदर ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है ना। और उसकी जमीन जो तीसरा बंदा ले रहा है या चौथा बंदा ले रहा है, अगर उसके पास अपनी 10 किले जमीन है और 10 किले 15 किले इसने और कहीं ना कहीं से ठेके पे ले लिया, तो उसके लिए लैंड होल्डिंग साइज इंक्रीज हो जाएगा। और लैंड होल्डिंग साइज इंक्रीज हो जाएगा तो अपना खर्चा काट कूट के वो अपने पास भी ज्यादा पैसे बचा सकता है, एग्रीकल्चर को भी रिसोर्स डिक्रीज कर सकता है, इनपुट कॉस्ट डिक्रीज कर सकता है, और आउटपुट ज़्यादा निकाल सकता है। आउटपुट ज़्यादा निकालने के लिए उसके पास एक इंसेंटिव है। अगर वो 20 किलों में से 20,000 क्विंटल अगर कनक निकाल लेता है, तो उसका तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर वो अपना खर्चा निकाल भी लेता है, जितनी भी ठेके पे दी है जमीन उसका खर्चा निकाल भी लेता है, तो उसके पास काफी पैसा बचेगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को क्या फायदा, उनके पास एक स्टेबल इनकम तो आ रही है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जब हमने पढ़ना है ये वाली चीजें, ठीक है। ये है एग्रीकल्चर लैंड एक्ट, ठीक है ना, एग्रीकल्चर लैंड एक्ट टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अच्छा, अब ये भी एक चीज होगी, तो एक चीज और रहेगी हमारे पास, वो है, यहीं पे लिख लो, फूड प्रोसेसिंग, या फूड प्रोसेसिंग, सॉरी सॉरी, इसके पहले पे लिखो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यहाँ पे लिखा होगा, देखो लिखा हो ना, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट किसकी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आपने सुना होगा, एक गवर्नमेंट ने बोला होगा, वन नेशन वन मंडी प्रोग्राम, ठीक है ना, जिसको पोर्टल का नाम दिया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, सुना किसी ने इसके बारे में, ई नाम के बारे में, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई नाम। बताओ बच्चों, सुना इसके बारे में, नहीं सुना ई नाम के पोर्टल के बारे में। चलो सुना देता हूँ फिर। वैसे तो पता होना चाहिए आपको, चलो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम निकाली थी 2017-18 में। उसमें क्या बोला था कि भैया जी आप हमारे, एक पोर्टल है, एक पेज निकाल देते हैं हम, ठीक है ना, ऑनलाइन, ठीक है ना। आप क्या करो, ई नाम पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करो, आप फार्मर हो आप रजिस्ट्रेशन करो। सपोज, क्योंकि अभी क्या चाह रहा है कि एक फार्मर क्या करता है कि जो उसके सबसे पास में शहर है, चाहे जो सबसे पास में मंडी है पड़ती है, वहां पे जाके अपनी खरीद बेच आता है, ठीक है ना। तो जो आप प्याज 30 या 40 रुपए किलो लेते हो, वो बेचारे को उस प्याज के 10 रुपए के हिसाब से लेता है, 10 या 20 रुपए मिलते हैं। बाकी सारे बीच वाले बिचौलिए लोग खा लेते हैं, है ना, चाहे वो आप अ, मंडी बोर्ड हो या फलाने टिमकाने, बीच में जो मिडल मैन आते हैं वो खा लेते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है ना। सपोज इस बार पंजाब में बम्पर क्रॉप हुई है वीट की, ठीक है ना, और साउथ इंडिया में किसी कारणवश बम्पर क्रॉप नहीं हो पाई और वहां पे वीट या राइस की बहुत किल्लत है, वहां पे राइस के भाव मंडियों में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि हम एक पोर्टल बना देंगे, हम एक गवर्नमेंट के द्वारा एक वेब पेज बना देंगे, एक वेबसाइट बना देंगे, आप अपना नाम वहां पे रजिस्टर करो, आप अपने डिटेल्स वहां पे रजिस्टर करो, प्रोफाइल बनाओ अपनी, ठीक है। हम आपको जहां जहां पे हर एक स्टेट है उसके वाइज डाटा देते रहेंगे कि यहाँ पे ये पैसे मिलेंगे, यहाँ पे आपको फसल के ये पैसे मिलेंगे, यहाँ पे ये पैसे मिलेंगे, यहाँ पे ये पैसे मिलेंगे। सपोज आपको लगता है कि साउथ तमिलनाडु में
गवर्नमेंट ने आपको 2,000 रुपये देने हैं सपोज पर क्विंटल के राइस के, ठीक है ना, ये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये तो आपको मिलेगी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप देखते हो कि वहां पे आपको कोई बंदा 4,000 रुपया भी दे सकता है, यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस तो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो है आपके पास, लेकिन आप देख पा रहे हो कि वहां पे किसी कारणवश क्लाइमेट चेंज के कारण या वहां पे बारिश अच्छी नहीं हुई, वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है किसी चीज की, तो आप क्या करोगे, यहां से आप अपनी फसल यहाँ पे बेच सकते हो, ठीक है। आप खुद देखोगे ना भैया कि अगर मैं इतना दूर बेचता हूँ, ट्रक में करके बेचता हूँ, वहां पे बेचता हूँ, है ना, और फिर मैं ट्रक का खर्चा निकालूंगा, ये निकाल के कितना फायदा हो रहा है मेरा, वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने ये निकाल दिया है पोस्टर कि भैया जहां पे कमी है वहां पे अगर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आप बेच लो जा, ठीक है, डन, गॉट इट। ई नाम पोर्टल बनाया है, ठीक है ना। तो इस तरह की हम चीजों को डालेंगे, ये सारा कुछ मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। तो मार्केट को किस तरह से और डेवलप किया जा सकता है, मंडियों को किस तरह से और अच्छा किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना है, सॉरी, यहाँ पे ये नया पोर्टल है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को बनाने वाला पोर्टल आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, एक ये पॉइंट है, और एक पॉइंट और है यहाँ पे हमने लिखना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये क्या चीज है, एंड फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना, ओके, सप्लाई फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। मैं लिख ही देता हूँ, रुको रुको, सब कुछ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा हौच पौच सा हो गया, लेट मी राइट इट ओवर हियर, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको थिंक करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हमने पढ़ना है, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ओके, एंड फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोसेसिंग, ओके, एंड वैल्यू एडिशन, एंड वैल्यू एडिशन, वैल्यू चेन एडिशन, ये लिख लो साथ में। पहले हम इसको सम कर लेते हैं, फिर हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मार्केट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग का एंड वैल्यू चेन एडिशन का, ठीक है। सॉरी, नॉट क्लियर इट ऑल, ओके। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है कि भैया जी फार्मर इज द बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड लिंकेज, एक होती है बैकवर्ड लिंकेज, एक होती है फॉरवर्ड लिंकेज। ये क्या होती है, ये हम दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और लेट मी, इससे पहले आप समझो कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, व्हाट इज पेरिशेबल फूड प्रोसेसिंग, ये क्या होती है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो आपने बनाया है, जो भी आपने क्रॉप बनाई है, तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, बिकॉज मोस्टली जो क्रॉप्स होते हैं वो पेरिशेबल इन नेचर होती हैं, ठीक है ना, पेरिशेबल, लाइक अगर आप टमाटर उगाते हो तो कितनी की उम्र होती है, कितनी की उसकी टाइम होता है, आप समझ सकते हो। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा पेरिशेबल होते हैं, जिसलिए सब्जियां जो होती हैं उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो फार्मर अपना जो क्या कहते हैं फसल उगाता है उसको रखने के लिए कहाँ पे यूज़ करता है, वो पेरिशेबल कमोडिटीज को रखने के लिए एक अलग से होता है कोल्ड स्टोरेज। वो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट इसीलिए हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अलग से है, ठीक है ना। तो वो पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाते हैं, आपने देखा होगा मंडी पे अगर कहीं भी आपने जा गए हो
तो वहां पे मैंने कई बार देखा जाके कि आधी से ज्यादा फसल तो वो ऐसे फेंक ही देते हैं कि बिकती नहीं इतनी ज्यादा, है ना, समझ रहे हो। तो कितना ही वो वेस्ट ऐसे पड़ा रहता है ना, उसका कोई फायदा नहीं है, उसकी कोई पैसा नहीं मिल रहा उनको, और पेरिशेबल है, ठीक है ना, तो वो खराब हो जाता है। अच्छा, ये कोल्ड मैनेजमेंट नहीं है वहां पे, फलाना ढमकाना कुछ नहीं है ना। तो फॉरवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड होता है जहां पे एंड यूजर है, ये है एंड यूजर, और ये है फार्मर। इनके बीच में लिंकेज होनी चाहिए, यानी कि फार्मर अपना जो जो भी चीज बेच रहा है वो एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर को बेचेगा, जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होगा, वो वहां पे उसकी बीज को रखेंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन ठंडे में रखेंगे ताकि वो पेरिशेबल रहे, चीज ज्यादा टाइम निकाल ले, ठीक है ना। फिर वहां से ये भेजेंगे मेगा क्लस्टर में। मेगा क्लस्टर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या मतलब अगर आप बात कर लो कि जलंधर एक मेजर हब है, वहां पे भेजेंगे। जलंधर से आगे हर जगह पे सप्लाई होगा वो माल, ठीक है ना। या आपकी, आपने बड़ी बड़ी चेन्स के बारे में सुना होगा, मेट्रो के बारे में सुना आपने, या बिग बाजार के बारे में सुना होगा, वो भी सब्जियां बेचते हैं आजकल, पता किसी को, सुना कभी। तो ये फाइनल एंड यूजर्स है वहां पे, बड़े बड़े हब्स में जाके आप यूजर, इसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब और भी आगे ज्यादा करते हैं, ठीक है, डन। बैकवर्ड लिंकेज नॉर्मल फार्मर हो गया। अच्छा, एक हम चीज ये तो बोलते हैं ना कि ये फूड को बचा रहे हैं, फूड को, पेरिशेबल चीजों को बचा रहे हैं। एक होता है वैल्यू चेन एडिशन। इसका क्या मतलब है? वैल्यू चेन एडिशन का मतलब है, फार्मर के यहाँ से मैंने आलू उठाया, ठीक है, उसको मैंने साफ सफाई करके अपने मतलब बड़े सा मेरी फैक्ट्री या साफ सफाई करके काट के उसके चिप्स बनाए, ठीक है। चिप्स बना के मैं कहाँ पे बेच रहा हूँ? फॉरवर्ड लिंकेजेस, जो बड़े बड़े मेरे मॉल्स हैं, जो बड़े बड़े मेरे वॉलमार्ट है, या जैसे मेट्रो है, जैसे बिग बाजार है, जैसे इजी डे है, तो यहाँ पे जाके बेच रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? गुड। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में सुना होगा आपने। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, वैल्यू चेन एडिशन। वैल्यू चेन एडिशन का मतलब होता है आपने फूड क्रॉप था, एक आलू था, उसको मतलब कुछ चेंज चूंज करके आपने नए चीजें से करके आफ्टर प्रोसेसिंग करके बेच दिया। वेरी गुड हरसिमरन, ठीक है। तो बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज होनी चाहिए आपकी, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। थर्ड इज बेटा, आ रही है वीडियो, पॉज तो हो रही, चल रही है सबकी? हेलो, वीडियो पॉज थी, अब ठीक है ना? ओके, ठीक है। थर्ड चीज जो हमें समझनी है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कि जो यहाँ पे फार्मर है जो प्रोड्यूस पैदा कर रहा है, वहां से लेके आपका एंड यूजर तक, यानी कि मेरे तक, जो यानी कि जो ये बड़े बड़े मॉल्स हैं यहाँ तक, लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होगी। लॉजिस्टिकल सपोर्ट क्या होती है? लॉजिस्टिकल सपोर्ट मतलब जिसमें जो ट्रक हैं, जो स्पेशली डिजाइन ट्रक हैं, जो कि जिसके अंदर एसी लगा होता है, जिसके अंदर कूलर्स लगे होते हैं, जो कि एक प्रोड्यूस को बाहर से लेके दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो ये होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये तीनों चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमारी गवर्नमेंट को, और दे भी रही है। फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, वैल्यू चेन एडिशन के ऊपर, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के ऊपर, ये सारा कुछ के ऊपर बहुत सारी गवर्नमेंट हमारी है जो ध्यान दे रही है। इसके अंडर बहुत सारी स्कीम्स चल रही थी, यानी कि मेगा फूड क्लस्टर, मेगा फूड पार्क्स, ये स्कीम्स बहुत सारी चल रही थी, 4-5 स्कीमें चल रही थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनको बंद करके एक नॉर्मल स्कीम चलाई है। लेट मी शो यू क्या है वो, जस्ट अ सेक। एक स्कीम चलाई थी, वेट वेट वेट, हाँ, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, संपदा योजना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्या है, वैल्यू चेन एडिशन कैसे और अच्छे से कर सकते हैं हम, और किस तरह से हम फार्मर का एंड यूजर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से उनका लॉजिस्टिकल सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, डन, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अभी सिर्फ लिख लो, पढ़ेंगे हम बाद में इसको अच्छे से डिटेल में। इसी में हम आज करके जो जो गवर्नमेंट ने फार्म बिल्स लेके आए हैं वो किस तरह यहाँ पे फिट होते हैं, समझ रहे हो। गवर्नमेंट जो नए फार्म बिल्स लेके आई है वो बिल्कुल यहाँ पे फिट होते हैं। ठीक है जी, वो क्या चाहते हैं कि बीच में अगर आप बिचौलिए का काम उड़ाना चाहते हो तो आप ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को इकट्ठा कर दो। यानी कि मेट्रो वाले अब अपना सामान खरीदने मंडी नहीं जाएंगे, अब आपका सामान खरीदने वो आप सीधा अपना फार्मर सीधा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। फार्मर का सीधा कॉन्ट्रैक्ट होगा मेट्रो वालों के साथ, पेप्सी वालों के साथ, जो लेस बनाती है कंपनी उनके साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट होगा कोई। और ये गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से परा होना चाहती है, वो एमएसपी से परा होना चाहती है। हाँ, बोलने के लिए बोलते हैं कि एमएसपी है, थी और रहेगी, बट ये सबको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट अपना हाथ उठाना चाहती है, सीधी सी बात है कि हम एमएसपी ना देनी पड़े, जो 2-3 जगह पे देते हैं वो भी ना देनी पड़े हमें, तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज पे सीधा इकट्ठा कर देते हैं कि भैया जी बीच में बिचौलिया का काम गया। ठीक है, तो अब क्या करेगा मेट्रो, क्या करेगा मेट्रो, अपनी गाड़ी भेजेगा सीधी सीधी पास आपके पास, फार्मर के पास। फार्मर को बोलेगा भी मेरे को लो जी, आपको मैं इतने पैसे देता हूँ। आप मंडी में जाते तो आप 2 किलो आलू बेचते, 2 रुपए के हिसाब से किलो आलू बेचते, मैं आपको 10 रुपए किलो आलू बेचता हूँ, मैं आगे जाके 20 रुपए का बेचूंगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो बीच में बात, समझ रहे हो। तो मेट्रो या जो बिग बाजार है वो सीधा फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फार्मर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो बोलेगा कि भैया जी मेरे को इतना ही आलू चाहिए, इतना बड़ा आलू, इतना आलू होगा तो मैं नहीं लूंगा, समझ रहे हो। इतना छोटा भी हो गया तब भी मैं नहीं लूंगा, मैं एक ऐसा करके यंत्र लेके आऊंगा, इसके बीच में से आलू गिजाऊंगा, अगर बड़ा निकला तो मैं ले लूंगा, उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, और अगर ये आलू इससे छोटा निकल आया तो मैं नहीं लूंगा। समझ रहे हो, तो आलू क्या क्या करेगा बेचा बेचारा फार्मर, फिर वो, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा एप्रीहेंशन है, ये क्या फार्म बिल्स हैं, वो किस तरह से ये चीजों को लगाते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हमने इसको फॉर्मली डिस्कस करना है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, समझ लगा बच्चों, ठीक है ना। समझ रहा ना, कितना एग्रीकल्चर भी कितना बड़ा है और कितना वास्ट है, इसको पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसको पूरा सब्जेक्ट है एक तरह से। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आएंगे, आपको पेपर में मिल जाएंगे अगर आप चेक करोगे, मैं भी आपको निकाल के दूंगा पेपर पे, और वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस, और आप लिखोगे सारे आंसर्स इसके। ठीक है जी, अब ये सारी चीजें हमने कल से शुरू करनी है आरसीटी। हम शुरू करेंगे आरसीटी से, यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी से। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स आते हैं, कैसे द थिंग्स दे वर्क डाउन हियर, वो हम पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे कल। अब हमने जो स्टार्ट करना है वो करना है हमने जल्दी जल्दी से। लेट अस टू स्टार्ट व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और व्हाट इज द नीड फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। लेट अस डू दोज थिंग्स फर्स्ट, ओके। तो अब हमने पढ़ ली है तो ये सब कुछ। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। चलें बेटा, ओके गुड। नाउ लेट अस स्टार्ट व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ओके। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है, पहले तो क्या सिस्टम है, क्योंकि अब यहाँ पे लाइन पढ़ो पहले, ये सारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लिखी है। देखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम आर फेसिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर सेक्टर्स फॉर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स हैं जिसके साथ कंपटीशन कर रहा है हमारा एग्रीकल्चर, बताइए। बताइए, इस लाइन का मतलब बताओ। नोट्स आपके पास होने चाहिए तो, पर आप पता तो होना चाहिए ना क्या, किस चीजों के लिए।
नॉट क्लाइमेट, यहाँ पे बोला गया है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस कंपटीशन, ठीक है, नॉट क्लाइमेट सारा। और बच्चों जल्दी बताओ क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, वेरी गुड हरसिमरन, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी बात हरसिमरन ने बोली, यस लैंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, यस ये भी एक तरह के रिसोर्स का यूज करना हो गया, लैंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, वेरी गुड। और क्या चीजें हो सकती है? क्या लैंड डिग्रेडेशन हो सकती है या फैलो लैंड हो सकती है? यस। सॉइल इरोजन हो सकती है, यह भी हो सकती है, जो कि आपका लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज से कंपटीशन है, ठीक है ना, डन, ओके। और क्या हो सकती है? जो सारे के सारे इश्यूज आते हैं और भी बहुत सारे, लाइक इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर सेक्टर्स फॉर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, आपको पता होगा आज ही हम पढ़ के आए हैं कि कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, है ना, वो भी तो लैंड पे उगती हैं, ठीक है ना। तो कमर्शियल क्रॉप्स वर्सेस फूड क्रॉप्स, ये भी तो एक डिबेट है, ठीक है ना, कि आपको फूड क्रॉप्स उगानी है या कमर्शियल क्रॉप्स उगानी है, जैसे कि टी हो गया, जैसे कि ये रबर हो गया, जैसे कि ये कॉफी हो गया, जैसे कि ये बैम्बू हो गया। तो ये कमर्शियल क्रॉप्स हैं, शुगर केन हो गया, ये कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ये फूड क्रॉप्स नहीं है, ये नहीं आती है ना। फूड क्रॉप्स में आती है जैसे सीरियल्स, नॉन सीरियल्स हो गए, है ना, पल्सेस हो गई, ये सारी आती हैं, राइस हो गया, कोर्स सीरियल्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी आती हैं आपकी ज्वार, मक्की, माजरा, ये सारी आती है फूड क्रॉप्स में। तो ये भी एक तरह से कंपटीशन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कंपटीशन लेके आते हैं। अच्छा, ये हमारे साइंटिस्ट या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला है कि अगले 3 दहाकों तक, नेक्स्ट 30, ये चीजें आप यूज कर सकते हो अपने एसेस में, तो ये लिख लिया करो। तो जो हमारी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, अगर हमें उनको उनका उनका पेट भरना है अगले 3 दशकों में, तो हमें 60% इंक्रीज करंटली जितनी हम लैंड प्रोड्यूस में, जितनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, जितनी हम फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे 60 गुना इंक्रीज करना पड़ेगा अगले 3 दक्षों डिकेड्स में। ओके, लग गई समझ? ओके, एनीबडी, एवरीबडी, सॉरी, डन, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अगले 3 दशकों में तक हमें 60% इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बोल सकते हो सर इट इज़ वेरी कॉमन कि हमें हाई यील्डिंग वैरायटी डालेंगे, हम ये डालेंगे, हम फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजर अच्छे डाल देंगे, पेस्टिसाइड अच्छे डाल देंगे। अच्छा भैया, ठीक है, बट ये तो पिछले 40 सालों से भी डालते आ रहे हो, क्या उससे कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है? समझ रहे हो? अब ये पुराने बात हो चुकी है, हाई यील्डिंग वैरायटीज, बासमती ले आओ, फलाना ले आओ, रेजिस्टेंट क्रॉप ले आओ, फलाना ढिमकाना ले आओ, है ना, ये चीजें हो चुकी हैं पुरानी। अब आपको फ्यूचर के चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज, लाइक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, लाइक गड़े पड़ गए आपको, गड़े पड़ गए, आपकी फसल खड़ी थी उसके ऊपर गड़े पड़ गए, आप फसल खड़ी थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा आंधी चल गई, तूफान आ गया, फ्लड हो गए, ये क्लाइमेट चेंज है। हमारे जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है वो इन सब चीज़ों को फैक्टर इन नहीं कर रही है, समझ रहे हो? तो इसीलिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2009 में एक टर्म का नाम लिया, उसने बोला कि भैया जी आज के बाद आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दो। अब ये क्लाइमेट जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ये क्या चीज़ें क्या करता है, कौन से चैलेंजेस इसमें अंडर आते हैं या क्या इसको डिफाइन करता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। द एग्रीकल्चर नीड टू ओवरकम 3 चैलेंजेस इन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। कैसे? सबसे पहले कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए, ठीक है ना। सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी टू मीट ग्लोबल डिमांड। डिमांड कैसे है कि इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है, ठीक है ना, ठीक है, उसको पूरा करना जरूरी है सबसे पहले सस्टेनेबल तरीके से। ये नहीं कि आप, क्योंकि लैंड इज फिक्स्ड, लैंड के ऊपर जितनी क्रॉप उगेगी वो भी एक तरह से आप जितना भी बढ़ा सकते थे आपने बढ़ा लिया है। अब आपको जो आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस है उनको डील करने के लिए सस्टेनेबल तरीके से कोई चीज बनानी पड़ेगी। चैलेंज, इसको ये एक चैलेंज है, ठीक है ना। सेकंड थिंग इज अडॉप्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज।
अडेप्ट टू द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, अभी बताया कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। और थर्ड इज कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे पास आपको पता है ना कि जो आप फसल उगाते हो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस करती है। अगर आप लाइव स्टॉक पालते हो, ये करते हो, क्या कहते हैं, गायें भैंसे या डेयरी फार्मिंग करते हो, तो आपको पता है कि दे आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज फॉर CH4 प्रोडक्शन, दैट इज मीथेन गैस प्रोडक्शन। वो बहुत सारी मीथेन गैस बनाते हैं। और कोई भी चीज ले लो, अगर आप ओशन फिशरीज लेते हो, अगर आप सीवीड लेते हो, तो दे आर द स्टोर हाउस ऑफ सॉरी दे आर द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस है, वो है ग्रीन हाउस प्रोडक्शन के। ठीक है ना, ये सारा कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका जो एग्रीकल्चर होना चाहिए सस्टेनेबल होना चाहिए, नंबर वन। क्लाइमेट चेंज में रिजिलियंट होना चाहिए। रिजिलियंट का मतलब होता है चाइल्ड अडेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, रिजिलियंट होना चाहिए, नंबर टू। थर्ड इज ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो क्या इंप्रूव करेगा, क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करेगा। क्लाइमेट चेंज किसको इम्पैक्ट करेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। अगेन समझ लो। तो ये तीन चैलेंजेस हैं जो आपको समझना चाहिए कि इंडियन एग्रीकल्चर नहीं, पूरा वर्ल्ड का एग्रीकल्चर इनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये तीन किसने आइडेंटिफाई किए हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में 2010 में बोल चुकी है इसके बारे में। और उन्होंने बोला है कि ये तीन चैलेंजेस हैं जिसको ओवरकम करने के लिए हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं। उस कंसेप्ट का क्या नाम है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक अप्रोच है, प्रोसेस नहीं है या कोई टेक्निक नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी विल किल यू हेयर। ठीक है ना, वो उन्होंने पेपर में डाला ना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वाज इन न्यूज रिसेंटली। ठीक है ना, रिगार्डिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखो बोलेंगे, फर्स्ट में डेफिनेशन दे देंगे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज ए प्रोसेस, इज ए टेक्निक टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल यील्ड। नो, बिल्कुल बिग नो। ठीक है ना, क्योंकि इट इज ए प्रोसेस या सॉरी इट इज ए अप्रोच, ये चीज लिखो क्योंकि ये डेफिनेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ने दी है। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड रीओरिएंटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम एंड फूड वैल्यू चेन सो दैट टू support sustainable development and ensure food security under climate change। सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि एक अप्रोच है, इसमें बहुत कुछ आ सकता है। इसमें वही मैंने आपको बताया, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आता है, उसके अंदर सिटीज आती हैं। ये एक पार्ट नहीं है, सिर्फ ये टेक्निक नहीं है या कोई ऐसा मैं बोलूँ कि जीरो टिलेज है इसमें, बस और कुछ नहीं है ना। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, बहुत सारा इसमें। और फार्म मैनेजमेंट सिस्टम आता है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट आता है, इंटरक्रॉपिंग पैटर्न्स आते हैं। वो सारा किसके अंडर आता है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो एक अप्रोच है, ये टेक्निक नहीं है। तो अप्रोच फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड रीओरिएंटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम्स, जो ऑलरेडी आप एग्रीकल्चर कर रहे हो उसको दोबारा चेंज करो, किसके हिसाब से, सो एज टू सस्टेन डेवलपमेंट, सस्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी अंडर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के बीच में आपको लाना पड़ेगा, तो वो सारा कुछ इसके अंडर आता है। तो किस तरह से हेल्प करता है, ये तीन चीजें करके हेल्प करता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। दूसरी बात, ठीक है ना, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज नॉट ए न्यू एग्रीकल्चरल सिस्टम। ये कोई नया एग्रीकल्चरल सिस्टम नहीं है, ना ही ये कोई प्रैक्टिसेस हैं। इट इज ए इनोवेटिव अप्रोच फॉर चार्टिंग डेवलपमेंट पाथवेज that can make agriculture sector more productive and sustainable and better able to contribute to the climate change adaptation and mitigation। Like, है ना, समझ गए ना, ये एक कोई एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं है, ये कोई प्रैक्टिसेस नहीं है, ये एक इनोवेटिव तरीका है जिससे कि आप तीन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हो, या तीन चीजों को, जो चैलेंजेस हमने पढ़े थे वही ग्रीन हाउस गैस एमिशन और क्लाइमेट चेंज और क्या कहते हैं, एक और था ना, क्या था ये वाला, सस्टेनेबल इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इन तीनों चीज़ों को जो ओवरकम करने के लिए जो एक ओवरऑल अप्रोच है हमारे पास, हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है ना,
और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू फील्ड ओनली, ठीक है ना। ये भी आपका सेकंड टॉपिक बन सकता है। एक में डेफिनेशन दे दूं मैं आपको, एक में बोल दूं कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू फील्ड्स ओनली या एक्शंस इन फील्ड्स ओनली। जहां पे ओनली आ गया वो कैच वर्ड होगा आपका, मतलब वो मोस्टली टॉपिक गलत होता है। मोस्टली बोल रहा हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फील्ड, पैस्चर्स, फॉरेस्ट भी आता है, ओशन भी आता है, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, सब कुछ आता है इसमें, ठीक है ना। जितने भी इकोसिस्टम है ये सारा एग्रीकल्चर उसमें जाता है, ठीक है ना। डन। ये क्या क्या करता है, कौन कौन सी चीजें चीज करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, ये फलाना ढिमकाना सब चलता है यहाँ पे, ठीक है। और सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट जो हम पहले पाल पढ़ने जो हमने पढ़ने जा रहे हैं, हमें कन्वेंशनल सॉरी सॉयल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट, याद है मैंने लिखवाया था सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं आज। बस हम इतना पढ़ेंगे कि भैया जी कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कल से हम आरसीटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डन, चलें आगे। अच्छा, ये जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, अब ये कहाँ से पढ़ रहे हैं हम, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। मैं आपको करवा दूं एक बार फिर से। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना एक, यस, ये वाला टॉपिक, लेट मी शो एंड ये वाला सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट, ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके नोट्स अब हम यहाँ पे बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे बनाएंगे। डन, ये वाले टॉपिक्स में। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपको सबको पता होगा जो सबसे पहला चीज इन्वॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। क्यों जरूरत पड़ी हमें सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की इम्प्रूवमेंट करने की, क्योंकि देखो हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत लिमिटेड से स्कोप है ना। एक तो आता है हेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या करो, ध्यान दो, मेरी ध्यान से सुनो बात। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए या सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, फर्टिलाइजर डाल सकते हो, सीधी सी बात है। सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए या हेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए या पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए क्या कर सकते हो, वो कर सकते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो, मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उसको इंक्रीज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, लाइक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। यही चीजें कर सकते हो, चार पांच चीजें कर सकते हो। देखो अब फर्टिलाइजर आप लिमिटेड ही डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि ये फर्टिलाइजर हो गया, आप डाली जा रहे हो एनपीके फर्टिलाइजर, खास करके पंजाब में क्या हो रहा है कि एनपीके फर्टिलाइजर दे दनादन दे चल रहे हैं। क्योंकि क्यों चल रहे हैं, आप देखो गवर्नमेंट इन चीजों को क्या क्यों एम्फोसिस दे दिया, इसको अभी समझने की कोशिश करो। फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। तो वन ऑफ द मेजर जो गवर्नमेंट का बिल बनता है, सब्सिडी बिल बनता है, एक बहुत बड़ा बिल बनता है, ठीक है ना। उसमें फार्म जो फर्टिलाइजर का बिल है वो बहुत ज्यादा होता है, पेस्टिसाइड्स का बिल है उसका ज्यादा होता है, ठीक है। और थर्ड चीज आती है फ्यूल, ठीक है ना। फ्यूल आपको पता है कि अगर आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो इसमें डीजल पड़ेगा, तो डीजल का भी पैसे आपको लिखते हैं ना। तो ये तीन चीजें आर रिसोर्स इंटेंसिव, या इसको एनर्जी इंटेंसिव भी बोला जाता है, एनर्जी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है ना। एनर्जी इंटेंसिव क्यों है, क्योंकि आप तीनों चीजों पे पैसे लगा रहे हो, ठीक है ना। तो आप एनर्जी भी और रिसोर्स इंटेंसिव भी है ये, ठीक है। एनपीके फर्टिलाइजर आप डाले जा रहे हो फालतू में डाले जा रहे हो, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है। ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस ये प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है जी। उसी तरह जो ये फ्यूल है ये भी तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ा रहा है, ठीक है ना। ओके, फर्टिलाइजर और पेस्ट जो है, पेस्टिसाइड्स यदि आपका पेट्रोल बना रहे हैं, मतलब फ्यूल जो बना रहे हैं, इंपोर्ट बिल है उसको बढ़ा रहे हैं। तो इनको डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या इनोवेटिव तरीका निकाल दिया वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है जी। डन, एक मिनट बेटा।
सारे रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कहते हैं इनको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट किन चीज़ों पे वर्कआउट कर रही है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनपीके फर्टिलाइजर है, ये सारा कुछ है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर आपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आप ज़्यादा फर्टिलाइजर भी डाल सकते हो, है ना। कि क्यों नहीं डाल सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या रीज़न है कि हम फर्टिलाइजर इन क्यों नहीं डालना चाहते, बताओ। पंजाब में तो इतना कुछ गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है और इतना एनपीके फर्टिलाइजर डल रहा है, ठीक है ना, कि हिसाब ही नहीं उसका। तो इससे एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, वो क्या है बताइए। नाउ लेट अस डिस्कस, चलो हम ये छोड़ते हैं, ये भी मैं बताता हूँ। लाइक सैलिनाइजेशन में मैं आंसर पूछ रहा था, ठीक है। सैलिनिटी बहुत इंक्रीज हो रही है हमारी उसकी सॉइल की, ठीक है ना। तो लेट मी शो यू व्हाट आर वी आर ट्राइंग टू डू इज, लास्ट टॉपिक है दिन का, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ओके। नाउ लेट अस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स विद एग्रीकल्चर, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लिखो सारे मेरे साथ, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। पहले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है ना। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के कारण क्या होगा, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो ये डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपको पता है कि आप नाइट्रोजन डाल रहे हो, फोस्फोरस डाल रहे हो, पोटेशियम डाल रहे हो, दे ऑल आर कटायंस, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। जब ये नीचे चले जाते हैं एक बार जमीन में, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये नीचे से ना धक्का मार के किसको बाहर निकालते हैं, Na पॉजिटिव आयन को। व्हाट इज Na पॉजिटिव आयन, बेसिकली Na पॉजिटिव कटायन जो होता है वो बाद में क्लोरीन के साथ मिलके NaCl बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, सफेद सफेद सा ये जम जाता है। आपकी आपने देखा होगा कई बार जब राइस के जब बन जाता है ना, राइस की फील्ड्स बन जाती हैं, उसके ऊपर सफेद सफेद कलर की ना जम जाती है, कोई परत सी जम जाती है, वो साल्ट होता है, ठीक है। अब ये साल्ट जो है ये प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। आपकी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसको डिक्रीज करता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप बाद में जिप्सम या क्या डालते हो, लाइम, चूना, चूना पाउडर डालते हो, ठीक है। पर ये तो है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं, बट इसको आप चेक कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास सॉयल हेल्थ कार्ड हो। सॉयल हेल्थ कार्ड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। सॉयल हेल्थ कार्ड से आप क्या करोगे, अपना जो मिट्टी है उसको टेस्ट करा लो। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है तो आप कहाँ से पता चलता है, पहले आपसे खून निकाला जाता है ना, उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, फिर आपको पता चलता है ये आप में आयरन की कमी है, आप इसकी कमी है, आप इसकी कमी है, ये मल्टीविटामिन खा लो ठीक हो जाओ, ठीक है ना। यही है ना। उसी तरह सॉयल हेल्थ कार्ड भी आपका एक तरह से यही काम कर रहा है। आपकी मिट्टी में अगर किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, किस चीज़ की मात्रा कम है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कौन सा कम है, उसके हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र दिया जाएगा। गवर्नमेंट आपको फर्टिलाइज़र देगी और बोलेगी इतना टाइम छिड़काव करो और ये काम करो, आप ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम लग गई समझ, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर विल कॉज सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन से डिक्रीज क्या होगी, प्रोडक्टिविटी। उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जिप्सम या लाइम डाल के, लाइम मतलब चूना पाउडर डाल के, ठीक है ना, और सॉइल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो। डन डन डन, लग गई समझ बच्चों, अप टिल नाउ गुड गुड। दो चार हम और करेंगे, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी, डिक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सेकंड मेन प्रॉब्लम। ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रही है कैसे, ऑर्गेनिक कार्बन कम होती है आपकी जब आप कन्वेंशनल टिलेज करते हो। कन्वेंशनल टिलेज, व्हाट इज कन्वेंशनल टिलेज, हल जोतते हैं ना,
ठीक है ना। या आप अगर पंजाबी में बोलो तो सुहागा फेर दिया ना, ट्रैक्टर के पीछे वो लगा के सारे घुमाया जाता है, प्लोइंग करते हैं, यस प्लोइंग करते हैं, जब भूल जाता हूँ हमेशा टर्म, प्लोइंग करते हैं जैसे हम। तो क्या करने का, प्लोइंग करने का क्या मतलब है, नीचे से मिट्टी ऊपर लेके आओ, एरेशन अच्छी हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी, फलाना ढिमकाना हो जाएगी। दैट इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। ठीक है ना। व्हाई इट इज ए रॉन्ग कंसेप्ट? बिकॉज जैसे आप नीचे से ऊपर लेके आ रहे हो मिट्टी से, नीचे क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है ना, ऊपर बैक्टीरिया नहीं होता कभी भी, नीचे बैक्टीरिया होता है। जब आप नीचे से ऊपर लेके आ रहे हो, उसके ऊपर धूप पड़ रही है, धूप से वो बैक्टीरिया मर रहा है, तो सॉइल का जो आप कोई भी मटेरियल डालोगे उसको डीग्रेड किसने कर रहा था, सॉइल के बैक्टीरिया ने, तो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म कर रहे हो आप। ठीक है ना। दूसरी बात है कि भैया जी, अगर आप जो नॉर्मल मतलब जैसे आप हल जोतते हो, उसके बाद 2-3 दिन इसको या 5-10 दिन ऐसे पड़ा रहने देते हो, बारिश पड़ जाती है तो पानी अंदर नहीं जाता, पानी क्या होता है, पानी से ऊपर वाली जो टॉप सोइल है वो रन ऑफ हो जाती है, एग्रीकल्चर रन ऑफ में चले जाता है, उससे और ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है ना, और इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो कन्वेंशनल टिलेज नहीं होनी चाहिए हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट का हम इम्प्रूव करेंगे। इसके संदर्भ में इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं? जीरो टिलेज या नील टिलेज बोलते हैं। सेकंड इज मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज का भी कंसेप्ट आता है। थर्ड आता है डायरेक्ट सीडिंग, क्या होते हैं कल पढ़ेंगे। डायरेक्ट सीडिंग एंड सीड बेड प्लांटेशन, सीड बेड प्लांटेशन, ये सारी टेक्निक्स हैं जो आरसीटी में आती हैं। ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे कल। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा कुछ इंप्रूव करते हैं, क्या क्या इंप्रूव करेगा, सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट। डन, ओके, यहां तक क्लियर है? ओके। और क्या प्रॉब्लम है बताओ मेरे को। सेकंड ये प्रॉब्लम होगी। थर्ड प्रॉब्लम इज ऑफ डिक्रीजिंग लैंड होल्डिंग साइज, डिक्रीजिंग लैंड होल्डिंग साइज। याद है हम इसके ऊपर एक पढ़ के आए थे कि इसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट लेके आया 2016, याद है, पढ़ा था अभी आज ही हमने, कि इंक्रीज करने के लिए आपका लैंड होल्डिंग साइज, है ना, एक ऑफिशियल दिया है। लग गया समझ? चलिए, अब आता है फेयर, नंबर फोर्थ प्रॉब्लम इज फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइसिंग, रीम्यूनरेटिव प्राइस फॉर फार्मर्स। ये भी हम पढ़ के आए आज, इसके बारे में तो हमने डिटेल पढ़ा, याद है। तो ये प्रॉब्लम है, ये भी हम इम्प्रूव करने के लिए, जो कैसे मैंने आज इम्प्रूव करने के लिए बताया था आपको, वो सारा कुछ ही वेब बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड, इंश्योरेंस क्रॉप स्कीम हो गया, एग्रीकल्चर क्रेडिट हो गया, फार्मर में जो प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है, जो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेट स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, बहुत सारी स्कीम्स पढ़ के आए हैं इसके, और आज ये आज हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है बताइए, है कोई के बस होगी कवर? सारा कुछ ही, वेरी गुड। क्रेडिट, क्रेडिट को कैसे इंप्रूव करना है, इंश्योरेंस, ठीक है, मार्केटिंग, वही जो हम पढ़ के आए हैं, पेस्ट मैनेजमेंट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। ठीक है, ये सारा कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो है चेंजिंग सोशियो, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, चेंजेस। अभी ये क्या है भैया, देखो, जैसे जैसे जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, हमारी जो नीड्स हैं, फूड नीड्स हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है ना, अब कैसे है देखो, 1980 के 70 के 90 के दशक में अगर आप देखते हो, तो हमारा पेट भरना ही बड़ी जरूरत होती थी, है ना, कि पेट भर जाए हमारा, 3 टाइम का रोटी मिल जाए, वो बड़ी बड़ी बात होती थी। वी वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है ना, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिखो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वर्सेस फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। ठीक है ना, तो
हमारा ध्यान होता था कि भाई हमें खाना खाना है बस, ठीक है ना। 1980-90 में गवर्नमेंट का जो फोकस होता था दैट वाज फूड सिक्योरिटी। बट नाउ हमारे जो अंदर चेंजेस आ रही हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारे पास फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो उसके कारण वी आर मोर फोकस्ड अपॉन न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स। आप देखते हो कि अब अगर आप मेट्रो में या बिग बाजार में जाते हो, वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग से एक पूरे का पूरा स्टॉल बनाया हुआ है उन्होंने। देखा हो, कभी देखा? लोकल करेंसी की दुकान पे नहीं, जो बड़ी बड़े उसमें जाते हो ना आप, मार्केट्स में, है ना, बिग जो मार्केट्स होती हैं, वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पूरे का पूरा स्लैब अलग होता है। भैया वो महंगी होती है थोड़ी सी ट्रेडिशनल फार्मिंग से या ट्रेडिशनल जो चीजों से, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग डिफरेंट होती है। गाइस, यू हैव सीन दैट? कभी देखा ऐसा? बताइए, हैव यू सीन दैट? गुड। तो एक तो वो चीज हो गई है ना। और अब आपके पास कैलोग्स भी आ गए हैं, ओट्स भी खाते हो आप, है ना। तो पोहा खाते हो। ये सारी चीजें क्या है, ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा एस्पेक्टेड है, ठीक है ना। आपको अब खाना खाने का पैटर्न चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है ना। हम मेजोरिटीली अभी भी हम वही परोठे ही खाते हैं सुबह, और ये खाते हैं वो खाते हैं। बट अभी धीरे धीरे हमारा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है रेदर देन फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि अगर मैं सिर्फ फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देती हूँ, है ना, गवर्नमेंट के बारे में सोचो, तो हेल्थ का एक बड़ा चक्कर रह जाता है ना। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर मैं इनको खाना खिलाऊंगी तो खाना भी ऐसा खिलाओ, या मिड डे फूड स्कीम इस तरह से चलाओ ताकि उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पूरी हो सके, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी उसी तरह, इसीलिए गवर्नमेंट जो है आज, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको उन्होंने देखा कि एनीमिया की बड़ी प्रॉब्लम आती है इनको, है ना। एनीमिया बहुत रहता है लड़कियों को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, 12 से 18 वर्ष की आयु की जो लड़कियां होती हैं उनको। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया अब से गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको चावल देगी बासमती वाले जिसमें कि बायोफोर्टिफिकेशन होएगी, आयरन की बायोफोर्टिफिकेशन। व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन बताइए? जो आप चावल खाते हो उसमें ऑलरेडी बीच में विटामिन ए डाला जाएगा, विटामिन बी डाला जाएगा, विटामिन सी डाला जाएगा, एक प्रोसेस से। वो हम बाद में बात डिस्कस करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। आर यू गेटिंग दिस गाइस? लग रहा है समझ? ओके, गुड। तो ये बायो फोर्टिफिकेशन भी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेजोरिटीली वी हैव डिस्कस व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होएगी, बहुत है, आप अटेंड जरूर करनी है अपनी जितनी भी क्लासेस होएंगी। अ, तो वो उसमें हम आरसीटी के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी गाइस, ठीक है, गुड। टेस्ट में आज मेरे को एक बार शाम को याद करवा देना, आई विल अगेन गिव यू द लिंक, ठीक है ना। वी विल आपको इस बार पेपर अपीयर होगा प्रॉपरली। अगर फिर भी कोई इशू आती है तो यू कैन कॉल मी, ओके, गुड। सो वी विल मीट अगेन, ओके। तो नेक्स्ट के लिए हम आरसीटीज के ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू। ओके गाइस, बाय।